हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 2। 13वें चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नॉर्मली सिर्फ ब्लड का पैथोलॉजी पढ़ा था। अब उसी में कुछ और चीज़ें स्पेसिफिक करके आपके सिलेबस में पूछा है, तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ना आपको और इनका रोल क्या है हेल्थ में और डिसीज में, यानी अगर ये हो तो कैसे हेल्थ को मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं ये, अगर ना हो तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि लिम्फोसाइट क्या होते हैं। तो लिम्फोसाइट जब आपने WBC के बारे में पढ़ा था, WBC 5 तरीके के होते हैं अलग अलग, तो उसमें से एक जो टाइप होता है उसका वो होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट, जो कि एक तरीके से एक ग्रेनुलोसाइट में आता है, और मैंने जो पढ़ाया तो उसको 5वें नंबर पे पढ़ाया है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट भी एक तरीके के क्या होते हैं, WBC ही होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इनको लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये लिम्फ के अंदर हमारे पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे लिम्फ में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो लिम्फ ना एक ये समझिए क्लियर लिक्विड होता है, जो कि मतलब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लिम्फ नोड होते हैं, फिर लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड वेसल्स होता है, हमारा हार्ट होता है, पूरा सिस्टम चलता है, ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में होता रहता है। ऐसे ही लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। तो उसके अंदर एक क्लियर पानी जैसा चीज समझिए, एक लिक्विड, एक फ्लूइड फ्लो करता रहता है। और ये जो होता है ना, ये खास तौर से हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर तक जाता है। जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, ये मतलब हर सेल तक तो नहीं पहुंचते हैं ना, हर सेल के पास में आपके ब्लड वेसल्स नहीं है। तो फिर क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लिम्फ होता है, ये समझिए ये हर सेल तक पहुंचता है। मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर से जो चीजें होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो और भी चीजें ऑक्सीजन वगैरह हैं, तो फिर जब ब्लड वेसल्स लाके छोड़ता है टिश्यू के अंदर, तो वहां से ले लेके उसको हर सेल तक पहुंचाने का काम भी लिम्फ ही करते हैं। उन्हीं लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट हैं, तो और भी, लेकिन 2 मेन टाइप है लिम्फोसाइट के। एक होता है बी लिम्फोसाइट जिसको हम लोग बी सेल बोलते हैं, और एक होता है टी लिम्फोसाइट जिसको हम लोग टी सेल्स भी बोलते हैं। टी सेल के बारे में आपने कई बार पढ़ चुका होगा, टी हेल्पर सेल, टी सेल, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके के हो गए। अब बी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज आप जानते हैं, दैट अटैक इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन। जो कि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई टॉक्सिन घुसता है, तो मान लीजिए हमारे टिश्यू में जब पहुंचता है वो, तो अब हर जगह टिश्यू है, हर जगह सेल है, तो वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो उन पे अटैक करते हैं ये, ठीक है ना। वहां पे क्या है, बी लिम्फोसाइट है, तो कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुसा, वायरस, कोई टॉक्सिन आया, बैक्टीरिया ने टॉक्सिन छोड़ दिया, वायरस ने छोड़ा, तो उसके अगेंस्ट काम करते हैं कौन? बी लिम्फोसाइट। और एक होता है टी लिम्फोसाइट, ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी के कोई सेल हैं जो इन्फेक्टेड हो गए हैं, समझ में आ रही बात, उन पे बैक्टीरिया ने क्या समझिए इन्फेक्शन कर दिया है, तो उसको डिस्ट्रॉय करते ताकि उनको खत्म किया जाए, नए दूसरे सेल बने। ऐसे ही क्या कुछ ट्यूमर सेल होते हैं, यानी जो कैंसर वाले सेल है जिनको कैंसर हो गया है, तो ऐसे सेल को भी डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? टी सेल करते हैं। ऐसे ही क्या है, ये जो टी सेल है, ये कुछ दूसरे हमारे इम्यून के जो सेल होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। ये सेल है, ये बेचने वाला सेल नहीं है, ये वाला सेल है, CELL, ठीक है ना, ये वाला सेल है, इसको ठीक कर लीजिएगा। लिम्फोसाइट होते हैं, तो टोटल जो WBC है उसका 20 से 30% या कुछ किताबों में आपको मिलेगा 40%, ठीक है ना। तो ये 20 से 40% या 30% होते हैं टोटल WBC का, ठीक है। अब इनका काउंट कितना होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बी लिम्फोसाइट ही कितने होते हैं? तो मतलब नॉर्मली तो ये 100 से 600 सेल होना चाहिए पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है ना। एक माइक्रोलीटर ब्लड आपने लिया तो उसके अंदर 100 से 600 सेल होने चाहिए, किसके? बी लिम्फोसाइट के। और टी लिम्फोसाइट का काउंट कितना होता है? तो ये होते हैं 500 से लेके 1200 सेल के बीच में होना चाहिए, ये नॉर्मल है। पर क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में इतने सेल होने चाहिए।
अब इनका फंक्शन क्या है, तो दे हेल्प इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं काम करने में। ऐसे ही क्या है, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी जो लिम्फोसाइट हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज भी बनाते हैं। ऐसे ही क्या है, दे फाइट अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस, हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस आता, बाहर से कोई चीज आती है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह और कोई एलर्जन वगैरह, तो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं ये। ऐसे क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसे ही ये क्या है, दे किल ट्यूमर सेल, जो ट्यूमर सेल है, जो कैंसरस सेल है, उसको ये किल करते हैं। और अगर क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट काउंट एबनॉर्मल हो जाता है, कम होता है या ज्यादा होता है, तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां होती हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो एन इंक्रीज इन लिम्फोसाइट काउंट मोर देन 4000 पर माइक्रोलीटर इन एन एडल्ट, इट इज कॉल्ड लिम्फोसाइटोसिस। अगर क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट 4000 सेल से ज्यादा होता है पर माइक्रोलीटर में किसी एडल्ट के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइटोसिस। यानी क्या है, लिम्फोसाइट का जो काउंट है वो बढ़ गया है नॉर्मल रेंज से। हाई लिम्फोसाइट काउंट इंडिकेट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, और अगर ये ज्यादा है तो हमको क्या बताता है, एक तो ये बताएगा कि लग रहा है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है कोई, ठीक है ना, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह आ गए हैं, तो उसकी वजह उस टाइम पे इसका काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन वगैरह नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट का क्या है, कैंसर हो गया, जिसको हम लोग लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ल्यूकेमिया हम लोग बोलते हैं, WBC का जो कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, तो इससे हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो गया इसको, या कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट हो सकता है, जिसकी वजह से काउंट बढ़ गया है। और क्या इंडिकेट करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अगर इसका काउंट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और अगर ये लो हो जाए, मान लीजिए इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, जो नॉर्मल है इनका, तो फिर क्या होगा, ये जो इनके फंक्शन है वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इन्फेक्शन आसानी से हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कैंसर के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर इनका क्या है, क्वांटिटी कम हो जाती है। प्लेटलेट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा पूछा है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो प्लेटलेट्स, या इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके से हमारे ब्लड के सेल हैं जो कि कलरलेस होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। दे मेनली प्रोमोट ब्लड क्लोटिंग एंड स्टॉप ब्लीडिंग, तो इनका मेन काम क्या होता है कि ये ब्लड क्लोटिंग को प्रोमोट करते हैं। ये नहीं कि अकेले यही करते हैं ब्लड क्लोटिंग, यानी मान लीजिए कहीं पे हमारी ब्लड वेसल्स कट गई तो उस ब्लड को रोकना, वहां पे थक्का जमाना ब्लड का, तो उसको ये प्रोमोट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्लेटलेट ही सारा काम कर देते हैं, ऐसा नहीं। आपने पूरा क्या है, क्लोटिंग प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, कोगुलेशन, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। समझ में आ रही बात, ये तो प्लेटलेट अकेले कोगुलेशन नहीं करवाता है, बल्कि उसको प्रोमोट करता है, और इस तरीके से फिर क्या है, ब्लीडिंग को रोकी जाती है। अब इसका रोल क्या है, तो ये वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स कट गई है, वहां से फ्लो ब्लड का बड़ी तेजी से बाहर निकल रहा, चूंकि रास्ता ज्यादा है, तो उसको ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, सुकड़ाएगा। तो ब्लड वेसल, जब ब्लड वेसल सुकड़ेगा तो जो बाहर ब्लड निकल रहा वो रास्ता कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो इस तरीके से बाहर जो फ्लो था, ज्यादा ब्लड बह रहा था, वो कम होगा। एक तो ये करता है ये, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, दे सिक्रेट सेरोटोनिन, ये सेरोटोनिन सिक्रेट करता है, रिलीज करता है, और जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन होता है। दूसरे ये क्या करता है, ब्लड कोगुलेशन कराता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। अब यहाँ पे हम इसका पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ रही बात। अगर आपको पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ लीजिएगा जाके, ठीक है ना। तो ये ब्लड क्लोटिंग में क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है ये, यानी आपका ब्लड का थक्का जमवा देगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, फाइब्रिनोलाइसिस करता है। फाइब्रिनोलाइसिस यानी फाइब्रिनोजन की पूरी लेयर बन जाती है, थक्का जम जाता है, खून रुक जाता है। फिर आप देखते हैं कि एक वहां पे एक क्या कहते हैं, हार्ड सा एक सब्सटेंस जमा हो जाता है जहां पे कटा रहता है। तो वो जो ब्लड जमा हुआ है उसको तोड़ तोड़ के हटाना, ताकि जो वहां पे डैमेज है, जो सेल डैमेज है, तो उसको क्या किया जाए, हील किया जाए, यानी उस जख्म को भरा जाए। तो वो भी ये काम करता है, उसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस करवाता है, ठीक है ना। पहले तो वहां पे क्लोटिंग करवाया, फिर अब वो क्लोटिंग को हटाता भी है, ताकि जो सेल डैमेज है वो ठीक हो जाए और जो जख्म है वो भर जाए। अब इसका काउंट वगैरह ये सब आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में इसके, ठीक है ना। तो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बिलो नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, व्हेन हाई लेवल इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइथेमिया। प्लेटलेट कम हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। अगर ज्यादा लेवल में है
यानी बहुत ज्यादा हो गया, कैंसर हो गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइथेमिया। अब लो लेवल है तो वो क्या करेगा, कहाँ मतलब क्या दिक्कत है, क्रिएट करेगा, तो इम्प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग, सही से ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, और जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, यानी कट लगा तो बहुत देर तक ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है ना। और एक दिक्कत ये भी आ सकती है कि और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो उसमें मतलब ब्लड की जो ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्या मतलब हैवी होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और क्या होगा, ब्लड इन यूरिन और स्टूल के अंदर और पेशाब के अंदर भी ब्लड आ सकता है। ऐसे ही क्या होगा, आदमी को फटीग होगा, यानी बहुत ज्यादा बदन में थकावट हो जाएगी, आदमी मतलब सुस्त एकदम अपने आप को फील करेगा, दर्द फील करेगा। और क्या होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम गम और नोज, और जो हमारे गम्स हैं, जो मसूड़े हैं और जो नाक है, वहां से भी ब्लीडिंग बड़ी इजीली होने लग जाती है अगर प्लेटलेट का काउंट कम होता है। और अगर हाई लेवल है तो ये क्या कर, तो ये भी बहुत डेंजरस है। समझ में आ रही बात, अगर प्लेटलेट का काउंट ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है नॉर्मल लेवल से, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड की क्लोटिंग करा सकता है। मान लीजिए मोटी नसों में नहीं होगा, जो पतली नसें हैं, जो कैपिलरीज हैं, जैसे मान लीजिए हमारे हार्ट की कैपिलरीज हैं, वहां पे ब्लड क्लोटिंग करा दिया, या जो मान लीजिए या मान लीजिए हमारे पैरों में जो कैपिलरीज हैं, जो हाथों में कैपिलरीज हैं, जो आंत में कैपिलरीज हैं, तो जहां पे भी कैपिलरीज है, मान लीजिए वहां पे ब्लड की क्लोटिंग हो गई, तो उस एरिया में जहां पे ब्लड की क्लोटिंग हो गई, वहीं पे समझिए ब्लड का फ्लो आगे रुक जाएगा, आगे ब्लड जाएगा नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। मान लीजिए ब्रेन तक जो ब्लड जा रहा है, वहीं बीच में कहीं पे ब्लॉक कर दिया इसने, क्लोटिंग कर ली, अब आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो फिर क्या, ब्रेन अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, वहां से वेस्ट वापस नहीं आएगा, तो जो हमारे ब्रेन का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आदमी को अगर एक एरिया में हुआ तो पैरालिसिस हो जाएगा एक साइड का। समझ में आ रही बात। ऐसे ही हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक कर सकता है ये, तो ज्यादा अगर होता है तो भी बहुत ज्यादा डेंजरस है ये। अब इससे पहले कि हम लोग एरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ें और एबनॉर्मल सेल और उनके सिग्निफिकेंस वगैरह के बारे में पढ़ें, अगर आपको सारे सब्जेक्ट के, अगर आपको जितने भी डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स हैं सबके अगर आपको नोट्स चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर, तो मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है 9694480523, ठीक है, उस पे 100 रुपीज पे करिए और इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए उसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, या वहां पे शेयर करने का ऑप्शन आता है, वहां से सीधे आप मुझे शेयर कर दीजिए उसकी आपकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री, ठीक। आपको पीडीएफ ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा और आपको पीडीएफ भी तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स एबनॉर्मल सेल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, कि एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इनके बारे में आपको पढ़ना। हालांकि आप एक ओवरव्यू पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सबसे पहले शुरू में आपने एरिथ्रोसाइट के बारे में ही पढ़ा है कि आरबीसीज क्या होते हैं, इनका काउंट कितना होता है, नहीं होता है, सब पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अलग से पूछा एक बार तो हल्का फुल्का यहाँ पे पढ़ेंगे, जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको दोबारा यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक। नॉर्मल आरबीसीज आर राउंड डिस्क शेप्ड बाइकॉन्केव सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो ये जो हमारे डब्ल्यूबीसी, जो हमारे आरबीसीज होते हैं, एक तो ये क्या होते हैं, राउंड होते हैं यानी गोल गोल से होते हैं, दूसरा क्या होता है, डिस्क शेप के होते हैं। डिस्क आपने देखा ना, बीच में थोड़ा गड्ढा सा रहेगा, ठीक है ना, एकदम मतलब प्लेन नहीं होगा, कि मतलब गोल तो है लेकिन बिल्कुल एकदम प्लेन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बीच में गड्ढा होगा, साइड साइड से उठा रहेगा, ठीक है। और उसी को क्या है कि बाइकॉन्केव, यानी दोनों साइड से उठा रहेगा। समझ में आ रही बात, बीच में गड्ढा टाइप का, दोनों साइड से उठा हुआ है, तो वो होता है बाइकॉन्केव, ठीक। तो बाइकॉन्केव सेल होते हैं ये, विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस, और जिनके पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके अंदर अलग अलग टाइप की एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। समझ में आ रही बात, जो आरबीसीज हैं इनके अंदर अलग अलग टाइप की एबनॉर्मलिटीज हो सकती है उनके फॉर्मेशन में, तो वो क्या है, तो हम लोग सारे तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपको मार्क्स मिल जाएं। एक तो हो सकता है वेरिएशन इन साइज, यानी जो इसका साइज होता है उसमें वेरिएशन आ गया, जो नॉर्मल साइज है वो उस साइज में नहीं बन रहा है, या तो बड़े बन जा रहे हैं या छोटे बन रहे हैं, तो उसके अंदर वेरिएशन आ गया। ऐसे जो उसका शेप है, जैसा कि आपने पढ़ा, तो उस शेप के अंदर वेरिएशन आ गया, तो ये भी एक तरीके का क्या है, एबनॉर्मलिटीज है सेल के अंदर। ऐसे ही क्या, अल्टरेशन इन कलर, उसका एक कलर होता है जो कि हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, उसके अंदर अल्टरेशन आ गया, तो ये क्या है, अलग और भी टाइप है। तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, ये एरिथ्रोसाइट के अंदर एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। अब इन तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो आपका एक नोट ये तैयार हो जाएगा एरिथ्रोसाइट के ऊपर, ठीक है। तो वेरिएशन इन साइज, ए नॉर्मल एरिथ्रोसाइट
हैज एन एवरेज डायमीटर ऑफ 7.2 माइक्रोमीटर। अब जो एक नॉर्मल एरिथ्रोसाइट होता है तो एवरेज उसका डायमीटर कितना होता है, मान लीजिए ये गोल सा है तो अब यहां से लेकर यहां तक का जो उसका डायमीटर है वो कितना होता है, तो 7.2 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है। ठीक, इसके बीच में वो वेरी कर सकता है एक एडल्ट आदमी के अंदर। और अगर नॉर्मल साइज है एरिथ्रोसाइट का, आरबीसीज का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइट बोलते हैं। और अगर इसका जो साइज है आरबीसीज का वो बढ़ गया है, अगर आरबीसीज का साइज क्या है, बढ़ गया है जो नॉर्मल रेंज है उससे, तो उसके लिए एक कॉमन टर्म यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनिसोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एनिसोसाइटोसिस बोलते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि एक आध नंबर क्वेश्चन यहां से घुमा फिरा के पूछ देता है, कभी कोई जरूरी नहीं कि पूछे लेकिन पूछ देता है, तो इसलिए सारी चीजें समझ लीजिए आप। अब वेरिएशन इन शेप ऑफ ए mature RBC have the shape other than normal round disc shape and biconcave appearance। कि जो नॉर्मल शेप होता है एक आरबीसीज का वो क्या होता है, राउंड होता है, ठीक है ना, डिस्क शेप का होता है और बाइकॉन्केव शेप का होता है, इस टाइप का अपीयरेंस होता है। तो इसके अलावा अगर कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, इसके अलावा अगर आरबीसीज के अंदर दूसरा शेप दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन शेप है। ठीक है ना, और ये जो वेरिएशन इन शेप है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पोइकिलोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है, पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, अगर उसके शेप के अंदर वेरिएशन है। अब ये भी डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के मतलब वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक है जैसे कि कैंथोसाइट हो गया, ऐसे ही ब्लिस्टर सेल हो गए। इसमें क्या होगा, कैंथोसाइट्स में जो हमारे आरबीसीज हैं तो उनमें ना प्रोजेक्शन हो जाएगा, जैसे कांटे जैसे होते हैं ना, कांटा जैसा निकला रहेगा छोटा छोटा सा, ऐसे ही क्या होता है ब्लिस्टर सेल हो जाएगा, यानी जो आरबीसीज है उनके ऊपर छाले टाइप के पड़ जाएंगे, ब्लिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अल्टरेशन इन कलर के अंदर भी अल्टरेशन आ जाता है। तो दी नॉर्मल आरबीसीज हैव अ रेड कलर, ठीक है ना, जो नॉर्मली जो सही है बिल्कुल, जिनमें बीमारी नहीं है, तो उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर के होते हैं वो। और ये रेड कलर उनको कहां से मिलता है, तो ये हेमोग्लोबिन से मिलता है। ठीक है, द अल्टरेशन इन कलर इज अकर्स विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। अब जो हेमोग्लोबिन है उसका एक नॉर्मल रेंज होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, तो उसके जो कंसंट्रेशन है उसमें अगर कमी ज्यादती होती है तो फिर क्या होता है, जो आरबीसीज हैं उनके कलर में वेरिएशन आता है, अल्टरेशन आता है। अब किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटीज आ रही है, समझ में आ रही बात, किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटीज आ रही है, चाहे वो शेप में वेरिएशन हो, चाहे कलर में वेरिएशन हो, चाहे उसके साइज में वेरिएशन हो, किसी भी टाइप का वेरिएशन अगर आ रहा है तो उससे क्या होगा, जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स है, जो आरबीसीज है, उनका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब इनका फंक्शन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनका क्या फंक्शन है आरबीसीज का। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे लंग्स से लेकर टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते पहुंचाते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, फिर वापस वहां से क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं और लंग्स में छोड़ते हैं, वहां से बाहर निकलता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बनता है, जैसे कि मान लीजिए सेल है, वो जब मतलब ग्लूकोज को यूज करते हैं, एटीपी बनाते हैं, तो आपने भी पढ़ा होगा कि जब वहां पे फिर क्या होता है, वेस्ट भी रिलीज होता है, अमोनिया भी रिलीज होगा, अगर प्रोटीन से बनाया जा रहा है तो यूरिया रिलीज होता है। ठीक है, तो उसको वापस लेके आना, ऐसा नहीं कि अब वहां पे रिलीज हो गया तो वहीं पे पड़ा रहे कूड़ेदान में, अरे ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको वहां से लेके फिर किडनी तक पहुंचाता है ये हमारा ब्लड, ताकि उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकाला जा सके। ठीक है ना, तो ये भी इसका एक काम होता है। ऐसे ही क्या है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में भी काम करता है। क्या करता है, इट रिलीज एटीपी, ये एटीपी रिलीज करता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है ना, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होता है, डायलेशन होता है। और क्या करता है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये समझ में आ रही बात, इम्यून सिस्टम के तौर पे भी ये काम करता है, क्योंकि जब इसमें बैक्टीरिया अटैक करता है, ठीक है, और इसके हेमोग्लोबिन को तोड़ता है, तो वहां से फिर क्या है, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। ठीक है, वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसको रप्चर करते हैं, यानी उसको तोड़ते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं, यानी समझिए फाड़ देते हैं। ठीक, और उसकी वजह से फिर बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब इसके डिसऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी जो एरिथ्रोसाइट है इनमें क्या डिसऑर्डर आ सकते हैं, मेनली होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं,
तो एक क्या होगा, अनेमिया हो जाएगा। यानी ये समझिए कि हेल्दी आरबीसीज की कमी हो जा रही है किसी भी तरीके से हो, चाहे उनका काउंट कम हो जाए या है तो बड़ी तादाद में लेकिन वो हेल्दी नहीं है, तो भी क्या होगा, अनेमिया होगा। अब ये अनेमिया कई तरीके का, अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी की वजह से अनेमिया होता है, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ चुके हैं। मेगालोब्लास्टिक अनेमिया होता है, यानी विटामिन B12 और विटामिन B9 दोनों की कमी होती है, तो उसमें क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक अनेमिया हो जाता है, ठीक है ना। उसके साइज वगैरह में बहुत ज्यादा मतलब चेंज आ जाता है। ऐसे एक होता है पर्निशियस अनेमिया, तो ये होता है सिर्फ जब विटामिन B12 की कमी होती है तब हो जाता है पर्निशियस अनेमिया। ऐसे ही एक अनेमिया होता है हिमोलाइटिक। हिमोलाइटिक मतलब ये होता है जैसे कोई बीमारी हो गई, उसकी वजह से जो हमारे आरबीसी जो बड़ी तेजी से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मलेरिया हो गया, वो इसको तोड़ देता है बड़ी तेजी से, ठीक। तो या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो उसमें हमारे आरबीसी क्या बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो ये भी एक तरीके का अनेमिया होता है। और क्या बीमारी हो सकती है, इसमें हो सकती है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब ये कि आरबीसी का कैंसर हो गया, उनका इनकी जो क्वांटिटी है, जो काउंट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे ही एक दिक्कत होती है हेमोग्लोबिनोपैथीज। क्या है, हेमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कई सारे होते हैं, जैसे जैसे उसका एक एग्जांपल क्या है, सिकल सेल, यानी जो आरबीसीज हैं उनका जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जिस शेप में होना चाहिए, यानी कि राउंड होना चाहिए, डिस्क शेप में होना चाहिए, बाई कॉनकेव होना चाहिए, तो ये जो शेप बताया गया इनका, उसके अलावा उसके अलावा क्या होता है, वो मिस शेप में बनने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, हेमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं उसको। ऐसे ही क्या है, रेड सेल एंजाइम डिफिशियंसी हो जाती है, यानी इसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसकी कमी हो जाए, तो ये भी एक तरीके का एबनॉर्मलिटीज है, एक प्रॉब्लम है किसका, आरबीसीज का। ऐसे क्या हो सकता है, हीमोक्रोमेटोसिस भी एक दिक्कत होती है। तो इसमें क्या होता है, जो आयरन की जो मात्रा वो बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं आयरन ओवरलोड हो गया है, और जब ज्यादा होता है तो समझिए पॉइजनस हो जाता है, ठीक है ना। जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उसमें पॉइजन क्रिएट करने लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं, ठीक है ना, जो मतलब आरबीसीज में हो सकती हैं।